नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी का जो 2021 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। तो उसी क्रैश कोर्स में अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 5 को। तो पॉलिटी का हम ऑलरेडी 4 सेट्स को अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बड़ी आसानी से उनको जाके देख सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवाई गई हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट भी है जो कि हमने पाथफाइंडर के चैनल के ऊपर बना रखी है, जिसको कि आप जाके रेफर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले एक साल में जो भी सुर्खियों में रही, जो भी चर्चा में रही महत्वपूर्ण समितियां, जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कल यानी कि सुबह 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। इस क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करे जाएंगे फ्रॉम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है जिसको कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम डीपीएसपी के टॉपिक्स के बारे में यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये क्लास जो है बाइलिंगुअल रहने वाली है यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो सुबह इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह .10 हम मिलते हैं अनअकैडमी की ऐप पर इस फ्री स्पेशल क्लास के लिए। इसके साथ ही में अनअकैडमी ने आपके लिए बैच कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया है जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाले बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे फिलहाल एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है जो कि 28 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह डायरेक्टली 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाती है, यानी कि 2022 तक के प्रीलिम्स के लिए आपको पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। और ये जो ऑफर है ये अनअकैडमी का प्लस कोर्स हो या फिर आइकॉनिक कोर्स हो या फिर हमारा ऑप्शनल का कोर्स हो या फिर कॉम्बो कोर्स हो, हर एक चीज के ऊपर ये वाला जो एक्सटेंडेड ऑफर है ये वैलिड होता है। अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC तो आपको सीधा यहां पर 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने हैं, आप इन प्राइसेस पे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मात्र 44,500 का पड़ेगा। आइकॉनिक के केस में आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है। इस केस में आपको जो कोर्स है वो मात्र 67,050 रुपीज का पड़ जाता है। ऑप्शनल के साथ कंबाइन करके लेंगे तो आपको केवल 88,000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि मैं समझता हूं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ही कम है। और यहां पर एक और भी अच्छा ऑफर है जो कि केवल अप्रैल 14 तक वैलिड है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, तो साथ में आपको फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। ये वाला ऑफर, ये वाला इनिशिएटिव जस्ट अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया गया है और ये वाली जो 20 किताबें हैं आप अपने रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 कमिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या चीजें याद रखनी है मैं मार्क करूंगा, केवल वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको काफी सारी चीजें होती हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं होती हैं। तो व्हाट टू रिमेंबर एंड व्हाट नॉट टू रिमेंबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इस चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा। सबसे पहले जो आपके सामने मैं कमेटी रख रहा हूं, ये मैं समझता हूं पिछले साल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जिसको कि रणबीर सिंह कमेटी भी कहा जाता है। एक्चुअली इसका जो दूसरा नाम है वो ज्यादा रेलिवेंट नाम है, नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। क्योंकि जो ये कमेटी लाई गई है, ऐसा मान लीजिए कि सरकार काफी लंबे टाइम से इस कमेटी को लाने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली इस कमेटी को गठित कर दिया गया है। कमेटी को गठित करने वाला जो मंत्रालय है वो हमारा गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिन्होंने इस नेशनल लेवल कमेटी को गठित करवाया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि क्रिमिनल लॉ के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। जो लोग यहाँ पे लॉ के बैकग्राउंड से आते हैं उनको मालूम होगा कि किसी भी क्रिमिनल लॉ को पढ़ने के लिए भारत में आपको 3 चीजों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पहला है आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए ये वाली कमेटी रखी गई है, बिकॉज ये कानून जो है बहुत पुराने हैं, खास करके आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपीसी में फिर भी अमेंडमेंट कर दी गई है, लेकिन आईपीसी में अमेंडमेंट्स धीरे धीरे हो रही हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा काफी पुराना है। तो रणबीर सिंह के अंतर्गत ये वाली कमेटी बनाई गई है और रणबीर सिंह फिलहाल जो है वो चेयरपर्सन है, वाइस चांसलर है ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के।
क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज गवर्न बाय दीज थ्री थिंग्स। आईपीसी जो कि 1860 का है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया गया है। सीआरपीसी जिसमें कि बहुत बड़ी अमेंडमेंट ला दी गई थी, 1973 में इसको अमेंड किया गया था। और इंडियन एविडेंस एक्ट अगेन हमारा अंग्रेजों के टाइम से चलता आया कानून है जो कि 1872 में पास किया गया था। नेक्स्ट, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाली कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन द रिफॉर्म्स वर लॉन्ग ओवरड्यू। काफी लंबे टाइम से बात चल रही थी कि जेलों के अंदर, इनफैक्ट अब जेल नहीं कहना चाहिए, अब इनको सुधार घर कहा जाता है, करेक्शनल होम्स कहा जाता है। तो जेलों के अंदर जो ये वाली रिफॉर्म्स हैं इसको लाने के लिए कमेटी अपॉइंट कर दी गई है और इस कमेटी के हेड हैं अमिताभ रॉय जो कि एक न्यायाधीश भी हैं। और प्रिजन, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि असल में ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं आपकी 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें प्रिजन जो है वो असल में स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है। जेल संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक राज्य विषय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर The Ministry of Home Affairs provides regular guidance and advice to states and UTs on various issues concerning prisons and prison inmates। इसमें जो MHA है ना, MHA के अंडर एक पर्टिकुलर ब्यूरो बनाया गया है जिसका नाम है BPRND। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, BPRND के द्वारा यहाँ पे सुझाव दिए जाते हैं। इट देन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स कि वो उन सुझावों को लागू करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली कमेटी को जो गठित किया था, असल में इन्होंने कहा था 2018 में इसको गठित करने को सलाह दी गई थी। हालांकि इसको गठित कर भी दिया गया था और कई सारे प्रिजन रिफॉर्म्स इसके द्वारा सजेस्ट करे भी गए हैं। उन रिफॉर्म्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिजन रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, और ये वाली कमेटी अमिताभ रॉय कमेटी है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पुरानी कमेटी है लेकिन चर्चा में थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बताऊंगा क्यों चर्चा में थी। एनआर माधव मेनन कमेटी, ये 2014 में कमेटी बनाई गई थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी उस टाइम पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसका सवाल 2015 में डेफिनेटली आएगा, हालांकि नहीं आया, बट इसकी चर्चा बहुत करी गई थी। इसके बारे में चर्चा हम 2020-21 में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हाल ही में जो इस कमेटी को हेड करने वाले एनआर माधव मेनन थे, इनका देहांत हुआ था और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जहां तक मुझे ध्यान है इनको पद्मश्री के बाद पद्म भूषण भी मिल चुका है। आई एम नॉट वेरी श्योर, चेक करना होगा, लेकिन हाँ, इनको काफ़ी ज़्यादा स्टेट अवार्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो माधव मेनन हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल मैटर्स, इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज। तो ये जो कमेटी थी, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इन केस कभी पूछा जाए कि एनआर माधव मेनन की जो कमेटी, एनआर माधव मेनन कमेटी जो है ये किस लिए बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी थी टू एग्जामिन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू डिमार्केट परमिसिबल गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा 2014-15 की बात है, ये चीजें कही जा रही थी कि अब से जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग होगी उसमें केवल और केवल पीएम की ही फोटो आ सकती है या फिर सीएम की फोटो आ सकती है। इसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं उनकी फोटोज नहीं आ सकती हैं। इन सब चीजों को बंद करवाने के लिए ये वाली कमेटी यहाँ पर लाई गई थी और काफी सारे बदलाव आए थे इस कमेटी के सुझाव आने के बाद, जिन बदलावों को आज की डेट में हम फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिमल जुल्का कमेटी के बारे में। ये वाली जो कमेटी है इसको लेकर भी सवाल आ सकता है, बट आई हाईली डाउट कि इसका जो सवाल है वो यूपीएससी में आएगा। इसका सवाल लेकिन किसी और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी बाय MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने रेकमेंड किया क्रिएशन ऑफ अम्ब्रेला बॉडी विद 4 सेल्स। एन एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, बिमल जुल्का कमेटी थी, ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड रिव्यू ऑफ द ऑटोनॉमस बॉडीज। और ये वाली जो कमेटी थी बेसिकली आपकी फिल्म और सिनेमा के साथ संबंध रखती है। इस कमेटी ने सुझाव दिया था इंपॉर्टेंट कि पूरा का पूरा जो आपका फिल्म मीडिया का पूरा ढांचा है, पूरा फ्रेमवर्क है, उसको 4 ब्रॉड वर्टिकल्स के अंदर बांट देना चाहिए, अंडर विच द इंस्टीट्यूट्स शुड वर्क। जैसे भारत में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आपका फिल्म टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसके बाद और भी हैं। नाउ
इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि कुल मिला के एक अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए जिसके अंतर्गत ये 4 चीज़ें होंगी और इन 4 हेड्स के अंतर्गत अकॉर्डिंगली जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो काम करेंगे। एक आपका प्रोडक्शन होगा, एक आपका फेस्टिवल होगा, एक आपका हेरिटेज होगा और एक आपका नॉलेज होगा। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट दीज वर्टिकल्स बी हेडेड बाय द प्रोफेशनल्स। आपको क्या ध्यान रखना है, बिमल जुल्का कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी किसने बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाई थी और ये किस लिए बनाई गई थी, रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स के लिए तैयार करी गई थी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है, एनसीएमसी कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इस बार आपको ध्यान होगा तमिलनाडु में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइक्लोन की चेतावनी दी गई थी। फॉर्चुनेटली वो जो साइक्लोन था उसने उतना डैमेज नहीं किया तमिलनाडु में। साइक्लोन का नाम था साइक्लोन निवार और इस कमेटी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, द ओनली रीजन इज बिकॉज इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे खुद के कैबिनेट सेक्रेटरी ही थे एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कमेटी। कमेटी ने काफी सारी बातें करी और कमेटी ने बेसिकली उस टाइम पे ही कुछ सुझाव दे दिए थे किस तरीके से इन केस साइक्लोन निवार हिट करता है हमारे कोस्ट को तो हमें क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लेने होंगे। साइक्लोन निवार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वैसे हम इसको कवर कर लेंगे ज्योग्राफी की वीडियोज में। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट में बेसिकली साइक्लोन निवार को लेकर चेतावनियां दी गई थी और आपको केवल और केवल इतनी चीज को ध्यान रखना है कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस कमेटी को चेयर किया था। दैट्स ऑल। केवल इतनी ही चीजें याद रखेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, जब मेंस की बात करेंगे तब अलग तरीके से बात करेंगे। 3 चीजें याद रखनी है, एनसीएमसी कमेटी का नाम था, कमेटी को हेड करने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी थे और तीसरे नंबर पर साइक्लोन निवार आपका जो है उसके लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट इज जस्टिस जैन कमेटी। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट जस्ट लास्ट वीक की बात है, फिर से एक बार सुर्खियों में आई थी बिकॉज जो हमारे वैज्ञानिक थे, आपको ध्यान होगा नाम्बी नारायण, जो कि 2018 में काफी चर्चा में रहे थे, उनको लेकर यह कमेटी बनाई गई थी। तो असल में यह कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी गठित करी जाएगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो नाम्बी नारायण के ऊपर झूठा केस लगाया गया है उसके लिए असल में लोग कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये वाली कमेटी की हैरानी वाली बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था सितंबर 2018 में कि इस कमेटी को गठित किया जाएगा, लेकिन कमेटी को गठित कब किया गया है, दिसंबर 2020 के बाद इसको गठित किया गया है। तो 2 साल के गैप के बाद कमेटी को बनाया गया और अब 3 महीने के बाद कमेटी ने पूरी जांच पेश कर दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड उसके बाद अब फिर से बातचीत चल रही है कि क्या ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि कमेटी के हेड कौन थे, जैन कमेटी। कमेटी क्यों बनाई गई थी, जो इसरो का नाम्बी नारायण का फ्रेम अप केस था उसके लिए बनाई गई थी, सो दैट ये पता लगाया जा सके कि असल में जो एग्जैक्टली लोग हैं जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे फॉर फ्रेमिंग ऑफ नाम्बी नारायण वो कौन थे एंड इस कमेटी की रिपोर्ट कब सबमिट करी गई है। तो 2021 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफेमस इसरो फ्रेम अप केस ऑफ 1994 विच डिस्ट्रॉयड द लाइफ एंड रेपुटेशन ऑफ नाम्बी नारायण, वन ऑफ कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट। यहां पे आपसे एक ऐसी सवाल पूछता हूं बड़ा आसान सा कि इनकी जीवनी के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, उस फिल्म का नाम क्या है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये कमेटी जो थी असल में 3 मेंबर कमेटी थी जो कि हेड की जा रही थी बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है डीके जैन। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने एक्यूज किया ऑफ पासिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स ऑफ इसरो रिलेटिंग टू वाइकिंग्स या विकास इंजन टेक्नोलॉजी एंड क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी एंड पीएसएलवी डेटा टू पाकिस्तान। तो ये इनके ऊपर आरोप था जिसके चलते इन्होंने अपने जीवन के कई सारे कीमती साल जेल में बिताए थे, लेकिन फाइनली ये आरोप इनके ऊपर हटा लिए गए थे, इनको एब्सॉल्व कर दिया गया था एंड ऑल्सो यहाँ पे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को गठित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट इज आरपी तिवारी कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। देयर इज अ हाई चांस कि इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इफ नॉट डायरेक्टली कमेटी के ऊपर इसका जो मुद्दा था इसको लेके सवाल डेफिनेटली पूछे जाने की बहुत संभावना बन जाती है। ये वाली जो कमेटी थी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। सेंटर सेट्स अप द पैनल टू वर्क आउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द वार्सिटीज। तो अपॉइंटेड बाय द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा इस कमेटी को बनाया गया था टू कंसिडर द इशू ऑफ होल्डिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन। देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि भारत में आज की डेट में अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में अगर आपको भर्ती लेनी है, एडमिशन लेनी है, तो ऐसा मान लीजिए लगभग शायद 1000 से लेकर 1200 टेस्ट होते हैं।
इन 1000 से 1200 टेस्ट के चलते स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे सरकार का ये भी मानना है कि इन टेस्ट के चलते कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बहका रहे हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर गलत तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए, इसी चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूजीसी के द्वारा ये वाला कमेटी को स्थापित किया गया था, आरपी तिवारी कमेटी, जो कि इस इशू के अंदर झांकेगी कि क्या हम यूजी लेवल पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख सकते हैं, जिसके चलते केवल एक टेस्ट के माध्यम से ये डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा कौन से कॉलेज में जा सकता है, राइट। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि नॉट ओनली दिस, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमारी शिक्षा नीति आई है, उसने भी इस चीज का विजन रखा है कि हमें आगे जाके नंबर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट को रिड्यूस करना है एंड वी वांट टू एलिमिनेट द नीड फॉर टेकिंग कोचिंग फॉर दीज एग्जाम्स. If the NEP suggestion is implemented, the National Testing Agency will be tasked to conduct a common aptitude test as well as a specialized common exam for different disciplines at least twice a year for admission to bachelors in central universities. इसके बाद क्या होगा, देखिए अभी नेशनल एजुकेशन केवल पॉलिसी है, वो अभी तक लागू प्रॉपरली नहीं करी गई है। धीरे धीरे जब वो लागू हो जाएगी, और साथ ही में डिपेंड करेगा कि ये वाली कमेटी यहाँ पे क्या सुझाव देती है। वंस दीज थिंग्स आर डन, उसके बाद एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्थापित किया जाएगा, एनटीए को स्थापित किया जाएगा, जिसके चलते भारत में सालाना 2 बार कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और साथ में स्पेशलाइज्ड कॉमन एग्जाम भी करे जाएंगे साल में 2 बार। तो अगर किसी बच्चे का पहली बार मिस हो जाता है, वो सेकंड टाइम दे सकता है, या फिर वो अपना बेस्ट ऑफ 2 भी यहाँ पे सबमिट कर पाएगा। ये सारी डिटेल्स सामने आएंगी आफ्टर सर्टेन टाइम, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी करनी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू देयर इज अ नीड फॉर eliminate the need for taking coaching for these many exams. और ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, आरपी तिवारी कमेटी, अपॉइंटेड बाय द यूजीसी। नेक्स्ट इज रामगोपाल राव कमेटी। ये वाली कमेटी अगेन हमारी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित करी गई थी इन अप्रैल 2020 फॉर सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन स्टूडेंट एडमिशंस एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन IITs। असल में जो ये कमेटी थी, ये खास तौर से केवल इस चीज़ के लिए बनाई गई थी कि जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स है ना IITs में, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। कमेटी को हेड करने वाले IIT दिल्ली के फिलहाल जो चेयरमैन या डीन है, आई थिंक इनका नाम है वी रामगोपाल राव, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। इन्होंने 2 महीने के बाद रिपोर्ट को सबमिट किया था जून 2020 में, और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कोटाज इन द फैकल्टी पोजीशंस, द 23 IITs शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशंस ऑल टुगेदर अंडर द CEI एक्ट ऑफ 2019। तो ये वाला जो आपका CEI एक्ट है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर। बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि जो फैकल्टी पोजीशंस हैं, यहां पर से आपको कोटास को हटा देना चाहिए। रादर देन स्पेसिफिक कोटास, इन्होंने सुझाव भी दिया कि आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वाले कोटा नहीं रखने चाहिए। आपको किस तरह के कोटा रखने चाहिए? डाइवर्सिटी इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड थ्रू आउटरीच कैंपेन्स एंड टारगेटेड फैकल्टी रिक्रूटमेंट। ठीक है कि आपको डाइवर्सिटी के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली आपको इस चीज की इंश्योरिटी करनी चाहिए कि डाइवर्स बैकग्राउंड से, डाइवर्स एरिया से, डाइवर्स रीजनल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, फैकल्टीज आ रही हैं, लेकिन जो कोटाज हैं वो कास्ट के बेस पे या ट्राइब के बेस पे या ओबीसी के बेस पे नहीं होने चाहिए। इन्होंने इस चीज के लिए प्रॉपर तरीका भी बताया कि IITs शुड बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द CEI एक्ट 2019। CEI एक्ट का जो शेड्यूल है, अगर इसमें आप इसको ऐड कर देते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में ऐड कर देते हैं, तो वहां पे फैकल्टी पोजीशन में कोटास लागू नहीं होते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में IITs को भी ऐड कर देना चाहिए, और जो 23 की 23 IITs हैं, जिसमें कि 7 पुरानी और 16 नई IITs हैं इंक्लूड करी गई हैं, इनको यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए। तो ये कमेटी का नाम था रामगोपाल राव कमेटी, जो कि IIT दिल्ली के हेड हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पिछले साल ही सबमिट कर दिया था। वो अलग बात है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई प्रक्रिया नहीं करी है। नेक्स्ट इज एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अब काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, आपको याद होगा बहुत पुरानी बात है, इनफैक्ट यूपीए सरकार के आसपास की बात है, 2011-12 के आसपास की बात है, जब उन्होंने GOM के कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आए थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और एक वो लेकर आए थे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के कॉन्सेप्ट को। नाउ यहाँ पर जो ये वाली सरकार है, ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को, EGOS। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बेसिकली क्या चीज है? ये कोई एक कमेटी नहीं है, ठीक है। ये क्या होने वाला है कि अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग विभागों में
एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की समितियां बिठाई जाएंगी सो दैट कल को मान लीजिए कोई भी काम है जिसको फास्ट ट्रैक करना है, जिसको जल्दी से करवाना है, तो उस केस में ये वाला जो ग्रुप है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट सेट्स अप सेक्रेटरीज ग्रुप टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट जस्ट अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, किसी और चीज के लिए भी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को सेटअप किया गया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन जब भी इस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से ईजीओएस को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कुछ ऐसी सडनली जरूरत आन पड़ती है तब जाके ईजीओएस जैसी चीज को खड़ा किया जा सकता है। करेगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, आप चाहते हैं कि बाहर से लोग आके इंडिया में निवेश करें, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उनको, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, और ये भी प्रोवाइड करेंगे कि टाइमली क्लियरेंसेज मिलती रहे अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से। ये सारे के सारे सेक्रेटरीज ये मिलकर कर सकते हैं। इसमें देखिए जो कंपोजिशन ऑफ ईजीओएस होगा, इसमें कौन कौन होंगे। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, चेयरपर्सन, उसके बाद सेक्रेटरी डीपीआईआईटी होंगे जो कि मेंबर कन्वीनर होंगे। डीपीआईआईटी आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है जो कि वाणिज्य मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसके साथ ही में यहां पे ध्यान से देखिए कि सीईओ नीति आयोग मेंबर होंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मेंबर होंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मेंबर होंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी मेंबर होंगे। लेकिन आपको ध्यान यहां पे क्या रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि ईजीओएस किस चीज के लिए बनाया गया है, पहले वाली चीज तो सेम रहने वाली है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होंगे ही होंगे, लेकिन आगे की चीजें इसमें बदल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज के लिए वो वाली समिति को बिठाया गया है। साथ ही में पीडीसी भी इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है कि इसके साथ में जो आपका ईजीओएस होगा एक पीडीसी बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, इसका अप्रूवल दे दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जो कि इस चीज की जांच करेंगे, इस चीज का आपको ब्यौरा देंगे कि भारत में ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब योजनाएं हैं जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है इस कमेटी को पास ऑन कर देगी। ये कमेटी आगे जाके इन्वेस्टर्स को इन सभी चीजों को पास ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाले ईजीओएस काम करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है। इस चीज को ध्यान रखिए, इन केस आपसे एग्जामिनर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि पीडीसी किस चीज के साथ संबंधित है, तो यू हैव टू आंसर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के साथ ये संबंध रखता है। नेक्स्ट, रंजना प्रकाश देसाई कमीशन, ये एक रीसेंट कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है। इसको सेटअप किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा मैं, एक आने वाले सेट में हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, तो वहां पे हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कितनी बार बनाया गया है, कब कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, सभी बातें। लेकिन जो ये वाला कमीशन था, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये वाला कमीशन जो है हेड किया जा रहा है रंजना प्रकाश जी के द्वारा, देसाई जी के द्वारा, और ये भी एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रह चुके हैं। टू हेड द 3 मेंबर डिलिमिटेशन पैनल फॉर जेएनके एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, केवल इतनी ही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, ईसीआई कमिटी ऑन एक्सपेंडिचर लिमिट। इसको लेके सवाल शायद ना आए, लेकिन इसकी रेलेवेंस जनरली बहुत ज्यादा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेंडिचर लिमिट तय करी गई है। किसकी एक्सपेंडिचर लिमिट? जो आपकी राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक्सपेंडिचर लिमिट तय करी गई है। कुछ कानून है जो कि भारत में फंक्शन कर रहे हैं। पहले इस चीज को समझिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा चुनाव आयोग है भारत का, वो कई सारी सीमाएं लगाता है खर्चे के ऊपर, व्यय के ऊपर, कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर सकता है किसी एक इलेक्शन के लिए। इंटरेस्टिंगली, जो ये सीमा लगाई गई है केवल और केवल एक उम्मीदवार के ऊपर लगाई गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के ऊपर ये कंडीशंस नहीं लगाई गई हैं। एक्सपेंडिचर लिमिट्स जो है डिपेंड करता है कि कैंडिडेट असेंबली इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है या फिर कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट असेंबली इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके पास जो लिमिट है वो 20 लाख से 28 लाख की है। अगर लोकसभा के लिए है तो फिर वो 54 लाख से लेकर 70 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। एक्सपेंडिचर लिमिट को आखिरी बार हमने रिवाइज किया था 2014 में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि उसी साल की बात है जब ये दोनों प्रदेश जो हैं वो बटे थे, तो इनके लिए रिवाइज किया गया था 2018 में। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद बेसिकली कोई और रिवीजन नहीं करी गई है। अब क्या हो गया है कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार ये वाली लिमिट्स भी रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट द लिमिट हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द इलेक्टोरेट एंड एन इंक्रीज इन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसी चीज के लिए ईसीआई के द्वारा ये कमेटी बिठाई गई है। द ईसीआई हैज constituted a committee to examine the issues concerning the expenditure limit of a candidate। ये वाली कमेटी 21 अक्टूबर 2020 को आप देख सकते हैं, पीआईबी की ये न्यूज है, ये वाली कमेटी उस टाइम पे गठित करवाई गई थी। कमेटी was set up
after the Ministry of Law and Justice has notified an amendment in Rule number 90 of the Conduct of Election Rules, increasing the existing election campaign expenditure limit by 10% with immediate effect in wake of the COVID-19 pandemic situation। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ा दिया, उसके बाद इस कमेटी को बिठाया गया सो दैट हम ये जान सकें कि क्या ये जो इंक्रीज किया गया है ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, सवाल आई टोल्ड यू आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको इसमें जो बेसिक्स हैं वो मालूम होने बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, सूर्य प्रकाश कमेटी है ये अभी हाल ही में जो है बनाई गई थी कमेटी। एक्चुअली हाल ही में नहीं बनाई गई थी, इसके रिजल्ट अभी हाल ही में आए थे, इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो न्यूज है, मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी इन द लास्ट स्टेजेस, जनवरी 17 को ये न्यूज सामने आई थी, द हिंदू की ये न्यूज है। ठीक है, सूर्य प्रकाश कमेटी को असल में गठित किया गया था 2019 में, और उस टाइम पे इसको जब गठित किया गया था तो इसके जो चेयरमैन, जो इसके हेड बनाए गए थे, वो प्रसार भारती के भी चेयरमैन हैं सूर्य प्रकाश जी। असल में कमेटी को बनाए जाने के पीछे का रीजन क्या था, इसको समझ लीजिए। हुआ क्या था कि हमने लोकसभा टीवी को लॉन्च किया था 2006 में, ठीक है, और हमने राज्यसभा टीवी को लॉन्च किया था 2011 में। लेकिन आप भी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा पूरा साल तो सेशन नहीं चलता है। जब पूरा साल सेशन नहीं चलता है तो बाकी के टाइम पे जो हमने टीवी चैनल्स को खोल रखा है उसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, जब तक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी नहीं थे तब तक जो आपके प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स थे वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को एयर करते थे। उसके बाद 2006 और 11 के बाद आपके सेपरेट चैनल्स शुरू हो चुके थे। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट बहुत कम दिनों के लिए सेशन में होती है तो अब सरकार को लगा कि हम अपना काफी सारा खर्चा बचा सकते हैं, तो यहां पर इसी चीज को कंफर्म कर दिया गया कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज किया जाएगा, और इसका जो मर्जर है वो ऑलमोस्ट आखिरी स्टेजेस में ही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सूर्य प्रकाश कमेटी आई थी जिसका मेन काम क्या था, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को यहां पर मर्ज करने का। और सूर्य प्रकाश जी कौन है, प्रसार भारती के चेयरमैन है, इनका भी नाम आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। इट्स मैंडेट इज टू वर्क आउट द मोडालिटीज एंड प्रिपेयर द गाइडलाइंस फॉर पूलिंग द रिसोर्सेज, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी फॉर द मर्जर ऑफ द टू चैनल्स। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कटिंग का इनका मेन पर्पस था, जो कि ये लोग यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये लास्ट कमेटी है, इसमें देखिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इस कमेटी के बारे में जितनी चर्चा हम कर सकें कम है। अलग से इसको लेकर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 20-22 मिनट की वीडियो बनेगी एक्सप्लेन करने के लिए कि एग्जैक्टली कमेटी कर क्या रही है। लेकिन सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं 30 सेकेंड्स में। जो कमेटी है ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन के लिए बनाई गई है। इनफैक्ट कमेटी नहीं है, कमीशन बनाया गया है, जो कि संविधान के तहत बनाया जाता है। कमीशन को गठित करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। ऐसे कमीशन की बात कर रहा हूं। तो ये वाले कमीशन को एक्सटेंशन दी गई थी, जून 24, 2020 की ये बात है। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन कमीशन गेट्स अ 6 मंथ एक्सटेंशन। काफी लंबे टाइम से ये कमीशन गठित किया गया है और अभी तक इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है। यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ 6 मंथ एक्सटेंशन टू द कमीशन अपॉइंटेड टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज अप टू 31 जनवरी 2021। एंड उसके बाद कोई न्यूज सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही ये न्यूज आएगी कि फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट, ये वाली जो कमेटी की हेड है दैट इज जस्टिस जी रोहिणी। द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340। प्लीज इस आर्टिकल का जो नंबर है इसको नहीं भूलना है। हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 340 है, जिसके तहत इस पर्टिकुलर कमीशन को गठित किया गया है। हेड करने वाले जस्टिस जी रोहिणी है। एंड ये पूरा का पूरा जो गठित करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इट इज डन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। इट वाज डन ऑन 2 अक्टूबर 2017। तो आप देख सकते हैं अब जो है ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं और कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं करी है। खैर, बहुत बातें हो गई इस बारे में। कमेटी करती क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है, कमीशन टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। बेसिकली क्या है, ओबीसीज की जो अभी क्या है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो सही से सभी ओबीसीज के पास नहीं जा रहे हैं। कुछ ओबीसीज ऐसे हैं, एक तो आपको ध्यान होगा कि एक तो ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होती है, राइट। तो अभी भी क्या है कि कई सारे क्रीमी लेयर के ओबीसीज हैं जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं। कई सारे ओबीसीज ऐसे हैं जो कि नॉन क्रीमी लेयर से निकलकर क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो भी अभी तक फायदा उठा रहे हैं। इन सब चीजों को यहाँ पे समझने के लिए, इन सब चीजों को यहाँ पे और बेहतर करने के लिए कि जो असल में बेनिफिशियरीज हैं उनको ही फायदा मिले, तो इस चीज के लिए ये वाला कमीशन गठित किया गया था। It had been constituted to complete the task of subcategorizing 5,000 odd caste in the central OBC list so as to ensure more equitable distribution of opportunities in the central government jobs and the educational institutions. ये इस कमेटी का मेन मुद्दा है, राइट। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हैं।
वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा इस रविवार के दिन फिर से अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव। इसको अगर आपको अनलॉक करना है तो ये वाले कोड को यूज करना नहीं भूलना, अनि UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। और इस बार हमने हमारे हिंदी उम्मीदवारों के लिए इस टेस्ट को हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है। ऑल्सो पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हफ्ते में 6 दिन ये टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मंडे टू सैटरडे, एवरी डे 12:30 PM। अगर आप नए हैं अनअकैडमी ऐप पे और आपसे अनलॉक कोड पूछा जाता है तो आपको ये वाला कोड वहां पर जाकर भर देना है। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।